25 मई 1981 बांग्लादेश के प्रेसिडेंट जनरल जिया उर रहमान ने अपने आर्मी सेक्रेटरी से कहा कि वो 29 मई को चटगांव जाएंगे। ये सुनते ही बांग्लादेश सिक्योरिटी एजेंसीज की टेंशन बढ़ गई, क्योंकि उसी दिन जिया ने चटगांव के जेसीओ मेजर जनरल मोहम्मद मंजूर के ढाका ट्रांसफर के ऑर्डर्स पर सिग्नेचर किए थे। अपने ट्रांसफर के कारण जनरल मंजूर काफी गुस्सा थे। ऊपर से जिया ने ये तक कह दिया, 29 मई को जब मैं चटगांव पहुंचूं तो आपको पटेंगा एयरपोर्ट पे आने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात को मंजूर ने अपनी बेइज्जती समझा। उन्होंने जिया के आर्मी सेक्रेटरी मेजर जनरल सदीकुर रहमान चौधरी को फोन किया और पूछा, जब नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ उनके साथ एयरपोर्ट पे हो गए तो फिर सीनियर मोस्ट आर्मी ऑफिसर होने के बावजूद मुझे आने से क्यों रोका जा रहा है? आप समझते क्यों नहीं? अगर जिया आपको वहां नहीं चाहते तो आप वहां जाने की जिद क्यों कर रहे हैं? ये सुनते ही मंजूर गुस्से से पागल हो गए और उन्होंने एक फैसला लिया। ये फैसला बेहद खतरनाक था और ये फैसला था जिया उर रहमान के मर्डर का। अब मंजूर ने इसकी प्लानिंग शुरू कर दी। तभी उनके मंसूबों का पता बांग्लादेश इंटेलिजेंस को लग गया। ऐसे में उन्होंने जिया को 1 जून तक चटगांव ना जाने के लिए कहा, लेकिन जिया माने नहीं। तब उन्होंने जिया को रात में चटगांव ना रुकने की एडवाइस दी, लेकिन जिया ने इस बात को भी नहीं माना। इधर मंजूर के खासम खास लेफ्टिनेंट कर्नल मोती उर रहमान 25 मई को एक इंटरव्यू के सिलसिले में ढाका गए। वहां उन्हें अपने दोस्त के साथ हुए बर्ताव के बारे में पता चला, जिससे वो भी बेहद खफा हो गए और अब दोनों दोस्तों ने मिलकर जिया को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। वहीं दूसरी तरफ इस प्लानिंग से बेखबर राष्ट्रपति जिया उर रहमान 29 मई को एक स्पेशल प्लेन से चटगांव पहुंचे। यहाँ उनका पूरा दिन काफी बिजी था। दिन में उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों के साथ बैक टू बैक मीटिंग की और रात को 11 बजे डिनर करके वो अपने कमरे में आ गए। यहाँ आधी रात को उन्होंने अपनी वाइफ खालिदा जिया से 15 मिनट तक बात की, लेकिन दोनों ये नहीं जानते थे कि ये उनकी आखिरी बात होने वाली है। रात के करीब 12:30 बजे चटगांव में जबरदस्त तूफान आया। जिया ने तय किया कि सुबह तूफान ठहरते ही वो ढाका रवाना हो जाएंगे, लेकिन इसी तूफान के बीच चटगांव के एक कैंटोनमेंट में उन्हें ऊपर भेजने की तैयारियां चल रही थी। कर्नल मोती इस पूरी प्लानिंग को लीड कर रहे थे। उनके साथ आर्मी के कई ऑफिसर्स थे, जिनमें से ज्यादातर को उन्होंने ये ही बताया था कि वो जिया को किडनैप करके उनका तख्ता पलट ही करने वाले हैं। प्लानिंग के फर्स्ट स्टेज में सबसे पहले उन्होंने चटगांव और ढाका के बीच सारे टेलीफोन कनेक्शन तोड़वा दिए। फिर जिया के सिक्योरिटी गार्ड्स को हटवाया। इसके बाद प्लानिंग में शामिल 28 ईस्ट बंगाल के सभी 6 ऑफिसर्स को कुरान की कसम खिलाई, जिसके बाद इन सब ने बारी बारी से अपनी आर्मी यूनिफॉर्म पहनी, मशीन गन उठाई और गाड़ियों में बैठकर सर्किट हाउस के लिए रवाना हो गए। सर्किट हाउस पहुंचकर ये तेजी से 3 ग्रुप में डिवाइड हो गए और जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी, जिससे डरकर जिया के कई गार्ड्स भाग गए। फिर उन्होंने ग्रेनेड, रॉकेट्स और मशीन गन से फायरिंग की और जो भी सामने आया उसे गोलियों से भून कर रख दिया। डर के मारे बचे हुए गार्ड्स आगे नहीं आए और हमलावर तेजी से फर्स्ट फ्लोर पर जा पहुंचे। एंटनी मैस्क्रियन अपनी बुक बांग्लादेश अ लेगेसी ऑफ ब्लड में लिखते हैं कि कर्नल मोती जिया को ढूंढ रहे थे। तभी शोर सुनकर जिया खुद बाहर आए। उन्होंने हमलावरों को देखा, वो नींद में थे, वो कुछ समझ पाए नहीं और बंगाली में पूछा, तुम्हारा की चाहो, यानी तुम क्या चाहते हो? तभी कर्नल मोती आगे बढ़े और मशीन गन से जिया पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। इन गोलियों से जिया का चेहरा छलनी हो गया। वो मुंह के बल जमीन पर आ गिरे, जिसके बाद भी कर्नल मोती उन पर गोलियां बरसाते रहे, तब तक जब तक कि उनकी पूरी मैगजीन खाली नहीं हो गई। कहते हैं कि सिर्फ 20 मिनट में बांग्लादेश के राष्ट्रपति का काम तमाम करके ये सारे हत्यारे सर्किट हाउस से चले गए। जिया का शव काफी देर तक जमीन पर यूं ही पड़ा रहा, जो ये गवाही दे रहा था कि जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, कहते हैं कि जिया उर रहमान को शेख हसीना ने अपने पूरे परिवार के खात्मे का जिम्मेदार माना था। अब यही चीज उनके साथ हुई और यहीं से बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में ब्लड शेड का कल्चर शुरू हो गया। बांग्लादेश के लिए माना जाता है कि द विनर टेक्स इट ऑल, यानी जो जीत गया सब कुछ उसका और जो हार गया उसे मिलती है मौत। आज भी बांग्लादेश का यही हाल है। यहाँ पर मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट है। शेख हसीना यानी कि एक्स प्राइम मिनिस्टर को मौत की सजा मिली है। उनकी पार्टी अवामी लीग को इलेक्शन लड़ने से भी बैन कर दिया गया है और हसीना अब भारत की शरण में है। 12 फरवरी को बांग्लादेश में इलेक्शन होने वाले हैं और फिर यहाँ बनेगा नया संविधान, वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें भारत को दुश्मन माना जाएगा।
वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें सेक्युलर बांग्लादेश सेक्युलर नहीं रहेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें से सोशलिज्म वर्ड को हटा दिया जाएगा, और वो कॉन्स्टिट्यूशन जो आने वाले वक्त में माइनॉरिटी का बांग्लादेश में जीना मुश्किल कर देगा। बांग्लादेश में अब भी 1 करोड़ हिंदू रहते हैं, और अगर इन्हें वहां से निकाला जाता है तो ये जाएंगे कहां? ये आएंगे भारत में, और भारत में एक बार फिर वैसा ही रिफ्यूजी क्राइसिस खड़ा हो जाएगा जैसा कि 1971 में हुआ था। बांग्लादेश भारत का सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी है। ये वो देश है जो 3 तरफ से भारत से घिरा है, और सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर भी ये इंडिया से ही शेयर करता है। बांग्लादेश पैदा हुआ भारत से, इसे देश बनाने वाला था भारत। ऐसे में सवाल ये आता है कि आज वो ही बांग्लादेश हमारा दुश्मन कैसे बन गया? बांग्लादेश की सिलहट, चटगांव, ढाका, रंगपुर, नोआखली और गाजीपुर कभी ईस्ट बंगाल का हिस्सा हुआ करते थे। वो ईस्ट बंगाल जो कभी इंडिया के स्टेट बंगाल का पार्ट हुआ करता था। वही बंगाल जहां से रविंद्रनाथ टैगोर, महर्षि अरबिंदो, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, बटुकेश्वर दत्त और सुभाष चंद्र बोस जैसे फ्रीडम फाइटर निकले। वो बंगाल जो मुगलों के जमाने से ही चावल, जूट और चाय के ट्रेड का हब हुआ करता था। इतिहास बताता है कि सदियों पहले पूरे बंगाल पर हिंदू और बौद्ध धर्म के लोगों का रूल था। फिर ईस्ट बंगाल में मुस्लिम कहां से आए? कैसे बंगाल के पूर्वी हिस्से की डेमोग्राफी चेंज हो गई और इस्लाम का डोमिनेंस बढ़ गया? कैसे ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल एक ही स्टेट होने के बावजूद अलग अलग हो गए? क्यों अंग्रेजों ने इसी स्टेट का बंटवारा किया? और सबसे बड़ा सवाल ये कि ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के रीयूनियन के बावजूद ईस्ट बंगाल एक अलग देश ईस्ट पाकिस्तान कैसे बन गया? दोस्तों, ये वही ईस्ट पाकिस्तान है जो आगे जाकर भारत की मदद से एक नई कंट्री बांग्लादेश बना। लेकिन बांग्लादेश बनने से पहले, या कहें कि बंटवारे से पहले, कैसे थे ईस्ट पाकिस्तान के शहर? क्या कुछ छूट गया भारत और भारतवासियों का? यहाँ कौन कौन से मंदिर थे जो बांग्लादेश में चले गए? कैसे हिंदू परिवार बांग्लादेशी हो गए और भारत के किन किन हिस्सों को मिलाकर बना बांग्लादेश? आज बांग्लादेश के लिए उसका फादर नेशन इंडिया कितना जरूरी है, और कैसे भारत बांग्लादेश को फिर से अपने फेवर में ला सकता है? दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब छिपा है इतिहास की गहराइयों में, जिन्हें जानने के लिए हमें चलना होगा बांग्लादेश की हसीन वादियों में। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 1800 किलोमीटर दूर रिवर्स के जाल से घिरा एक देश है बांग्लादेश। यहाँ 300 से भी ज्यादा नदियां बहती है। वर्ल्ड की 2 सबसे पावरफुल रिवर्स गंगा और ब्रह्मपुत्र यहाँ डेल्टा बनाती हैं। यहाँ के पहाड़ों पर चाय की खेती होती है। जूट, गारमेंट और राइस प्रोडक्शन का तो ये हब है। लेकिन इन्हीं की वजह से बांग्लादेश में इस्लाम की एंट्री हुई। अब वो कैसे? तो इसकी कहानी शुरू होती है सदियों पहले से। तब ये बांग्लादेश नहीं बल्कि बंगाल था, और यहाँ पर सिर्फ बंगाली नहीं बल्कि चकमा, मारमा, त्रिपुरा और मरोट ट्राइब के लोग रहा करते थे। इनमें से मेजोरिटी थी चकमा लोगों की, जो रहते थे पहाड़ों पर। उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी एरिया को चटगांव कहा जाने लगा, जो आगे चलकर ईस्ट बंगाल का एक अमीर शहर बन गया। यहाँ के ज्यादातर लोग हिंदू और बौद्ध रिलीजन को मानते थे। ये विदेशों तक में व्यापार करते थे। पुर्तगीज हिस्टोरियन लिखते हैं कि 14th सेंचुरी में बंगाल पर मुगलों का राज हो गया। तब चटगांव मलमल ट्रेड के लिए मशहूर था। चटगांव के पास थी बंगाल की खाड़ी। यहाँ एक बहुत बड़ा पोर्ट था। यहीं से विदेशों में ये लोग मलमल भेजा करते थे। चटगांव के पास ही एक और इम्पोर्टेंट सिटी थी जिसका नाम था ढाका। ढाका कर्णफुली नदी के किनारे बसा था। ये घने जंगलों से ढका हुआ था। ढाका ईस्ट बंगाल की मेन सिटी थी, जिसके पास था लैंड ऑफ सेंट्स यानी कि संतों की भूमि सिलहट। सिलहट फेमस था अपनी हैंडमेड चीजों के लिए। यहाँ रहने वाले लोग बांस की अलग अलग चीजें बनाकर बेचा करते थे। वहीं इस पूरे एरिया में धान और जूट का मास प्रोडक्शन होता था। यहाँ का प्लस पॉइंट ये था कि यहाँ से समंदर का किनारा लगता था। इसी वजह से अरब के लोग यहाँ ट्रेड करने आते थे। माने ईस्ट बंगाल से मिडिल ईस्ट व्यापार हुआ करता था। कहते हैं कि इन्हीं अरब व्यापारियों की वजह से बंगाल के इस पर्टिकुलर पार्ट में इस्लाम का डोमिनेंस बढ़ने लगा। अब वो कैसे? तो इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। हुआ यूं कि पहले यहाँ पर बौद्ध राजाओं का राज था। 543 में यहाँ के राजा थे विजय सिंघा, जिनके बेटे ने श्रीलंका तक बौद्ध धर्म को फैलाया था, और उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम सिंहल पड़ा था। 12th सेंचुरी तक बंगाल में बौद्ध धर्म फलता फूलता भी रहा, लेकिन 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर अटैक किया।
और उसने यहाँ पर इस्लाम का प्रचार शुरू कर दिया। कहते हैं कि ईस्ट बंगाल में इस्लाम फैलाने में खिलजी को जरा भी जोर नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ, इसकी कहानी जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं से आपको ये पता चलेगा कि आखिर क्यों ईस्ट बंगाल को ही ईस्ट पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश बनना पड़ा। तो बात करीब 1200 साल पहले की है, जब अरब में इस्लाम फैल रहा था। तब अरब के व्यापारी ईस्ट बंगाल में आते और अपने नए नए रिलीजन के बारे में यहाँ के लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते। कहते हैं कि ईस्ट बंगाल और अरब के बीच ट्रेड रिलेशन इतने अच्छे थे कि यहाँ अब्बासी डायनेस्टी के सिक्के तक चलते थे। अब नए धर्म की अच्छी बातों ने लोगों के मन में जगह बना ली और इसी के साथ लोगों में इस्लाम को लेकर इंटरेस्ट जागा। यही कारण था कि मिर्जापुर का जागीरदार बख्तियार खिलजी नालंदा जलाकर जब बंगाल पर हमला करता है तो यहाँ इस्लाम फैलाने में उसे ज्यादा जोर नहीं आया। कहानियां चलती है कि जब खिलजी ने बंगाल पर अटैक किया तो यहाँ के राजा लक्ष्मण सेन इतने कमजोर हो चुके थे कि खिलजी की सिर्फ और सिर्फ 18 घुड़सवारों की एक छोटी सी आर्मी ने उन्हें डरा दिया। ये लोग बिना किसी चैलेंज के शहर में घुसे और राजा को गद्दी से उतार दिया। खैर, इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, लेकिन ये सच था कि खिलजी बड़ी आसानी से बंगाल जीत गया था। बंगाल जीतकर उसने लोगों का धर्म बदलवाना शुरू किया, जिस काम में उसका साथ दिया मुस्लिम मिशनरियों ने और सूफी संतों ने। वेस्ट बंगाल के बहुत से लोगों को खिलजी ने जबरदस्ती मुस्लिम बनाया, लेकिन ईस्ट बंगाल के लोग पहले से ही इस्लाम को जानते थे। ऐसे में उन्होंने बहुत ही आसानी से कन्वर्जन को एक्सेप्ट किया और मुस्लिम बन गए। इसके बाद सालों तक बंगाल के नवाब यहाँ इस्लाम फैलाते रहे और जब शेरशाह सूरी ने बंगाल को जीता तो उसने दुनिया भर से मुस्लिम ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स और सैनिकों को बंगाल बुलाया, जो साथ लेकर आए अपना कल्चर, लिटरेचर और आर्किटेक्चर। बंगाल की फेमस मालदा मस्जिद इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो दमिश्क की दीना मस्जिद को देखकर बनाई गई थी। लेकिन ये तो हुई सूरी डायनेस्टी तक की बात। अब मुगलों के जमाने में यहाँ इस्लाम कैसे फैला, इसकी कहानी और भी इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि मुगल बंगाल की उपजाऊ जमीन का भरपूर इस्तेमाल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहुत से किसान यहाँ भेजे जो मोस्टली मुस्लिम थे। इन्हीं के साथ आए मुस्लिम पीर। अब होता ये था कि जो पीर कहते वो ये लोग करते, इसीलिए बंगाल में रहने वाले हिंदू जमींदार इन पीरों को जंगलों की सफाई का ठेका देने लगे। कहते हैं कि ये पीर किसानों से जंगल साफ करा लेते और फिर लोकल सूबेदारों की मदद से खुद संत बनकर बैठ जाते और लोगों को इस्लाम की तामील देते। इन्हीं की वजह से ईस्ट बंगाल में इस्लाम तेजी से पैर पसारने लगा। वेस्ट बंगाल से भी मुस्लिम यहाँ जमा होने लगे और देखते ही देखते दोनों इलाकों माने ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल की डेमोग्राफी में बड़ा अंतर आ गया। आगे चलकर यही फर्क बंगाल के बंटवारे की वजह बना। अब वो कैसे, तो इसकी कहानी शुरू होती है अंग्रेजों के जमाने से। हुआ यूं कि जब अंग्रेजों को बंगाल मिला तब ये बहुत ही बड़ा प्रोविंस था। वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा, यहाँ तक कि आसाम तक का एरिया मिलकर बंगाल को बनाता था। ये 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला था, माने राजस्थान से भी बड़ा, और इसकी पॉपुलेशन थी 80 मिलियन, माने 8 करोड़। लेकिन फर्क ये था कि ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल की डेमोग्राफी अलग थी। ईस्ट बंगाल में मुस्लिम तो वेस्ट बंगाल में हिंदू ज्यादा थे। ऊपर से ईस्ट बंगाल में बहुत सारी नदियां थीं जो इसे वेस्ट बंगाल से अलग करती थीं। इसीलिए आज जो बांग्लादेश है उसे आसाम से जोड़कर अंग्रेजों ने ईस्ट बंगाल को वेस्ट बंगाल से अलग कर दिया और बहाना ये दिया कि इससे दोनों स्टेट्स का एडमिनिस्ट्रेशन संभालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये तो अंग्रेजों का महज एक बहाना ही था। हकीकत ये थी कि बंगाल में नेशनल मूवमेंट शुरू होने लगे थे। यहाँ आजादी की चिंगारी सुलगने लगी थी। ये चिंगारी भड़क ना जाए इसलिए ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाई और धर्म के आधार पर बंगाल का बंटवारा कर दिया। हालांकि अंग्रेजों का ये दांव उन्हें ही उल्टा पड़ गया, क्योंकि इसके बाद पूरे बंगाल में खुलकर प्रोटेस्ट शुरू हो गए। इस बंटवारे के खिलाफ पहली बार पूरा का पूरा भारत एक हो गया। डिवाइडेशन के इस दिन को लोगों ने शोक दिवस के तौर पर मनाया। लोग गंगा किनारे तक पैदल चलकर गए जैसे कि किसी के मरने पर जाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि इस दिन हम रक्षाबंधन मनाएंगे और बकायदा ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी। यहाँ से 2 मूवमेंट शुरू हुए, जिसमें से एक था स्वदेशी आंदोलन और दूसरा था बहिष्कार आंदोलन। बहिष्कार माने बॉयकॉट। इसे लीड किया लाल बाल पाल माने कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल ने। उन्होंने लोगों से कहा कि वो ब्रिटेन से आए हुए सामान को यूज ना करें,
जिसका असर ये हुआ कि लोग अपना अंग्रेजी सामान लाकर चौराहे पर फेंक देते और एक साथ खूब सारे सामान की होली जला देते। वहीं रविंद्रनाथ टैगोर के अमार शोनार बांग्ला गीत ने लोगों के दिल में बंगाल प्रेम को और बढ़ा दिया। हालात ये हो गए कि विदेशों में पढ़ाने गए भारत के प्रोफेसर्स, वहां के हॉस्पिटल्स में काम करने गए डॉक्टर्स तक ने रिजाइन कर दिया। इस भयानक विरोध के बाद 1911 में अंग्रेजों को बंगाल को एक करना ही पड़ा, लेकिन तब तक वो हो चुका था जिसके बारे में कम से कम भारतीयों ने तो सोचा तक नहीं था। ये था हिंदुओं और मुस्लिमों के मन में फर्क आना। कहते हैं कि बंगाल के बंटवारे के बाद कुछ मुस्लिम नेताओं ने मिलकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को बनाया, जिसका काम था मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करना। वहीं हिंदुओं को प्रोटेक्ट करने के लिए हिंदू लीडर्स ने मिलकर बनाई हिंदू महासभा। अब जब ये दोनों अपने अपने धर्मों को प्रायोरिटी देने वाले थे, तो दोनों धर्मों में भी खाइयां बढ़ना तय था। हुआ भी यही। बंगाल के जिन इलाकों में मुस्लिमों का नंबर ज्यादा था, उन्हें पाकिस्तान में मिलाने की मांग उठने लगी। 1946 में पाकिस्तान बनाने के लिए जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया। ये वो वक्त था जब हर एक स्टेट या प्रोविंस के अलग अलग प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। उस वक्त बंगाल के पीएम थे हुसैन सोहरावर्दी, जिन्होंने जिन्ना के कहने पर एक दिन की छुट्टी की, बंगाल बंद करवाया और जमकर दंगा करवाने के लिए मुसलमानों को इनडायरेक्ट छूट दे दी। नतीजा ये रहा कि पूरे 6 दिन तक बंगाल दंगों की आग में जलता रहा। हजारों हिंदू मारे गए। हालात इतने खराब हो गए कि मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल को अलग करके पाकिस्तान में मिलाना पड़ा और ये इलाका बन गया ईस्ट पाकिस्तान। कहते हैं कि उस वक्त बंगाल के हिंदुओं को बचाने के लिए किसी ने कुछ नहीं किया, इसीलिए लोगों में कांग्रेस और गांधी जी के खिलाफ भयानक गुस्सा था। इतना कि जब गांधी जी यहाँ एक गांव का दौरा करने गए तो लोगों ने रास्ते में गड्ढे खोदकर उन्हें गोबर से भर दिया ताकि वो अपना विरोध जता सके। इधर जिन्ना बंगाल का मैक्सिमम हिस्सा झटकना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने चटगांव और ढाका के साथ साथ त्रिपुरा और असम के बड़े एरिया को भी पाकिस्तान में मिलाना चाहा। लेकिन त्रिपुरा को बचाया एक महारानी ने। ये थी महारानी गायत्री देवी की माँ और कूच बिहार की रानी इंदिरा राजे, जिन्होंने कैसे त्रिपुरा को भारत में मिलाया, इसकी कहानी हम आपको पहले ही सुना चुके हैं। खैर, जिन इलाकों को कोई नहीं बचा सका वो थे ढाका, चटगांव, खुलना, राजशाही, बरिशाल, सिलहट, रंगपुर, मायमेनसिंह और बहुत से छोटे बड़े ऐसे शहर जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे। इन शहरों के साथ बहुत सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, स्कूल, कॉलेज और नेचुरली ब्यूटीफुल प्लेसेस, यहाँ तक कि भारत के महत्वपूर्ण मंदिर भी ईस्ट पाकिस्तान में चले गए, जिनके बारे में आज की जनरेशन को पता ही नहीं होगा। लेकिन ये मंदिर भारत की बहुत ही पावरफुल शक्तिपीठ थे दोस्तों, जिनमें पहला नाम आता है जेशोरेश्वरी काली का। कहते हैं कि जेशोरेश्वरी काली एक शक्तिपीठ है जहां मां सती की हथेलियां और पैरों के तलवे गिरे थे। 100 दरवाजों वाले इस मंदिर को 12th सेंचुरी में एक पंडित ने बनवाया था और आज ये बांग्लादेश के सतखीरा में है। 2021 में जब मोदी बांग्लादेश के दौरे पर गए तब उन्होंने इस मंदिर में माता को एक मुकुट भी चढ़ाया था। इसके बाद नाम आता है एक और शक्तिपीठ का, जो है ढाकेश्वरी देवी मंदिर। ढाकेश्वरी देवी में मां सती का मुकुट गिरा था। ये मंदिर ढाका में है, जो बांग्लादेश की राजधानी है। इसे 12th सेंचुरी में राजा बल्लाल देव ने बनवाया था। इसके अलावा 400 साल पुराना रमन्ना काली मंदिर भी बांग्लादेश में चला गया। ये मंदिर ढाका में था, जिसे ईस्ट पाकिस्तान बनने के बाद तोड़ दिया गया था। लेकिन जब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना तब हालात बदले। भारत सरकार की मदद से इसे रिनोवेट करवाया गया और 1996 में ढाकेश्वरी देवी मंदिर को बांग्लादेश ने ढाकेश्वरी राष्ट्रीय मंदिर का स्टेटस तक दिया था। लेकिन ये सब तब हुआ जब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना और यह सरकार थी आवामी लीग या कहें कि शेख हसीना की। 1955 का वो साल था जब पाकिस्तान ने ईस्ट बंगाल का नाम बदलकर ईस्ट पाकिस्तान रखा था। सालों तक ईस्ट पाकिस्तान के लोग वेस्ट पाकिस्तान के लोगों के अत्याचारों का सामना करते रहे, लेकिन जब उन्होंने आवाज उठाई तो पाकिस्तान ने यहाँ कत्लेआम मचा दिया। कहते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान के लोग खुद को मुस्लिम कम और बंगाली ज्यादा मानते थे। वो वेस्ट पाकिस्तान से अलग अपना एक नया देश बनाना चाहते थे। उन्हीं की मदद के चक्कर में भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 की जंग हुई, जिसमें हुआ इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर जो पाकिस्तान ने किया और भारत ने हासिल की जीत। इसी जीत के साथ एक नया देश बांग्लादेश बना, जहां की सरकार सेक्युलर थी और हर धर्म के लोगों का यहां सम्मान होता था। लेकिन जब बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में चेंज आया तब शेख हसीना की सरकार चली गई और तब कुर्सी पर बैठी खालिदा जिया। वही खालिदा जो बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जिया उर रहमान की वाइफ थी। जिया उर रहमान के मर्डर की कहानी तो हम आपको सुना चुके हैं,
लेकिन उनकी पत्नी और नॉर्मल सी हाउसवाइफ खालिदा कैसे प्रधानमंत्री बनी और भारत में पैदा होने के बावजूद उन्होंने कैसे भारत विरोधी एजेंडा चलाकर बांग्लादेश को बिगाड़ा, उसकी कहानी भी आपको सुननी चाहिए। 1945 वेस्ट बंगाल में खालिदा जिया का जन्म होता है, जिनका परिवार बंटवारे के बाद ईस्ट पाकिस्तान चला जाता है। वहां 15 साल की एज में खालिदा की शादी जिया उर रहमान से हुई, जो उस वक्त एक यंग ऑफिसर थे। 1971 में जिया उर रहमान बांग्लादेश की आजादी के लिए पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन फिर 1977 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद जिया राष्ट्रपति बन गए, लेकिन उन्हें भी कभी सुकून नहीं मिला। करीब 20 बार उनके तख्तापलट की कोशिशें हुई। आखिरकार 1981 में चटगांव में उनका मर्डर कर दिया गया, जिसके बाद उनकी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को संभालने वाला कोई नहीं बचा और तब 2 बेटों की मां खालिदा जिया को मजबूरी में पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट बनना पड़ा। कहते हैं कि खालिदा काफी शर्मीली थी। उनके दोनों बेटे और उनके पति ही उनकी दुनिया थे। वो सोशल लाइफ में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन जब राजनीति में उन्होंने एंट्री की तो वो काफी पावरफुल साबित हुई। उन्होंने 1982 में बांग्लादेश के आर्मी डिक्टेटर के खिलाफ अभियान चलाया, रैलियां की, जेल गईं, जिसका नतीजा ये रहा कि वो अगला चुनाव जीत गईं और बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। हालांकि खालिदा भारत के खिलाफ थी। उन्होंने आवामी लीग और भारत दोनों का विरोध किया। उनके राज में मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदुओं पर हमले हुए। इतना ही नहीं, वो जमात इस्लामी जैसे कट्टरपंथियों का खुलकर समर्थन करती थी। कहते हैं कि उनकी वजह से बांग्लादेश एंटी इंडियन एक्टिविटीज का अड्डा बन गया। लेकिन वक्त फिर बदला और एक बार फिर शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी। इतिहास बताता है कि हसीना और खालिदा कट्टर दुश्मन थीं। उनकी दुश्मनी की कहानी हम आपको पहले ही सुना चुके हैं। जब खालिदा पीएम थी तो उन्होंने हसीना को खूब परेशान किया। इसीलिए जब हसीना को सत्ता मिली तो उन्होंने खालिदा की छुट्टी कर दी और दोबारा सत्ता में आने ही नहीं दिया। हाल ही में दिसंबर 2025 में खालिदा जिया ने दुनिया को अलविदा कह दिया, जिनके फ्यूनेरल पर कुछ ऐसा हुआ जिसे भारत और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के रिलेशन के लिए टर्निंग पॉइंट माना जा सकता है। और वो कैसे, तो ये समझने के लिए आपको कहानी सुननी होगी डार्क प्रिंस की। ये डार्क प्रिंस है खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान। 1971 में जब बांग्लादेश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब तारिक छोटे बच्चे थे। उन्हें उनकी मां और भाई के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी पार्टी कहती है कि तारिक रहमान आजादी की जंग के सबसे कम उम्र के कैदी थे। फिर 80 के दशक में वो मिलिट्री डिक्टेटर हुसैन मोहम्मद इरशाद के खिलाफ सड़कों पर उतरे। जब 1991 में मां खालिदा जिया पहली बार प्रधानमंत्री बनी, तो उस चुनाव की प्रचार कमान पीछे से बेटे तारिक ने ही संभाल रखी थी। लेकिन स्टोरी का दूसरा पार्ट ये कहता है कि 2001 से 2006 के पीरियड में जब खालिदा जिया दोबारा प्रधानमंत्री बनी, तब सरकार पीएम हाउस से नहीं बल्कि हवा भवन से चलती थी। ये हवा भवन तारिक रहमान का ऑफिस था। आरोप लगते थे कि देश का कोई भी बड़ा ठेका यहाँ चढ़ावा चढ़ाई बिना पास नहीं होता था। ढाका ट्रिब्यून ने एक रिपोर्ट में लिखा कि उन्होंने करोड़ों डॉलर की अवैध कमाई की थी। ढाका ट्रिब्यून अखबार ने तो उन्हें डार्क प्रिंस तक कह दिया था। सबसे बड़ा आरोप 2004 के ग्रेनेड हमले को लेकर लगता है उन पर। उस बरस शेख हसीना की रैली पर बम फेंके गए। तब बीएनपी की सरकार थी, 24 लोग मारे गए थे। आरोप लगा कि ये सब सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके करवाया गया है और इसका मास्टरमाइंड तारिक रहमान को बताया गया। फिर वक्त का पहिया घुमा, बीएनपी के हाथ से सत्ता गई तो 2007 में सेना समर्थित सरकार आई। डार्क प्रिंस को जेल में डाल दिया गया। हिरासत में उन्हें इतना टॉर्चर किया गया कि वो बीमार पड़ गए। 2008 में इलाज के नाम पर वो लंदन गए और फिर वहीं उनका घर बन गया। 17 साल का लंबा वनवास। 2018 में तो कोर्ट ने उन्हें ग्रेनेड हमले के लिए उम्र कैद की सजा भी सुना दी। लेकिन राजनीति में कभी भी द एंड नहीं होता। अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरी और तारिक की किस्मत का ताला खुल गया। उनके खिलाफ चल रहे सारे 84 मुकदमे वापस ले लिए गए, चाहे वो ग्रेनेड हमले का केस हो या मनी लॉन्ड्रिंग का। अब वो कानून की नजर में एकदम बेदाग हो गए। इसीलिए वो इलेक्शन के वक्त बांग्लादेश लौट आए और पुराने पैटर्न से हटकर इस बार वो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन बनाने के लिए खुलकर बोल रहे हैं। उनकी मां खालिदा जिया के फ्यूनेरल पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी पहुंचे थे। उन्होंने तारिक से मुलाकात भी की थी, जबकि वो करंट बांग्लादेशी पीएम मोहम्मद यूनुस से नहीं मिले। इससे मैसेज गया कि तारिक अब भारत के लिए बांग्लादेश की नई उम्मीद है और आने वाले वक्त में बांग्लादेश की पॉलिटिक्स और बांग्लादेश के साथ इंडिया के रिलेशन को डायरेक्शन देने में उनका बड़ा रोल होने वाला है। खैर,
दोस्तों, बांग्लादेश और भारत के रिश्तों को देखा जाए तो दोनों देश एक दूसरे पर काफी हद तक डिपेंडेंट है। बांग्लादेश इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट को कनेक्ट करने के लिए एक गेटवे है। दोनों देश इसे समझते हैं, तभी तो कोलकाता से त्रिपुरा के बीच एक बस सेवा शुरू की गई। ये बस बांग्लादेश के ढाका से होते हुए जाती है। अब इस रूट से इसे सिर्फ 500 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना पड़ता है, लेकिन अगर इस रूट से ना जाकर चिकन नेक से जाया जाए तो 1650 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। बांग्लादेश के मोंगला और चटगांव पोर्ट से माल ढुलाई होती है, जहां से माल अगरतला पहुंचाया जाता है। वहीं बांग्लादेश से टूरिस्ट घूमने के लिए इंडिया आते हैं और साथ ही आते हैं अपने इलाज के लिए। बांग्लादेश के 35% लोग भारत आकर इलाज करवाते हैं। इसके अलावा दोनों देशों के लोग सेम लैंग्वेज जैसे कि बांग्ला और सेम कल्चर भी शेयर करते हैं। कहते हैं कि आमेर की शीला देवी भी बांग्लादेश से ही आई थी। कहानी के मुताबिक राजा मानसिंह अकबर के आर्मी कमांडर थे और 66 बार वो उसके लिए जंग में उतरे थे। एक बार की बात है, उन्होंने पूर्वी बंगाल के राजा केदार राय पर चढ़ाई कर दी। उस वक्त काली मां ने राजा मानसिंह को सपने में दर्शन दिए और कहा, मेरी मूर्ति शिला के रूप में समंदर में है, अगर आप उसे निकाल कर पूजा करेंगे तो आपका जीतना तय है। मानसिंह ने ऐसा ही किया और जंग जीत गए। उन्होंने मूर्ति अपने किले आमेर फोर्ट में लगवाई, जो बाद में शीला देवी के नाम से मशहूर हुई और आज भी इसकी पूजा की जाती है। इसमें मां महिषासुर का वध करती हुई और हाथ में त्रिशूल लिए नजर आती हैं। इसके अलावा बांग्लादेश में इस्कॉन है और भी कई सारे छोटे बड़े मंदिर हैं, जो तब तक सेफ रहे जब तक कि अवामी लीग की सरकार थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश की जनता बुरी है। हकीकत में थोड़े बहुत कट्टरपंथियों को छोड़ दें तो बांग्लादेश की जनता भारत को अपना मानती है, लेकिन ये कट्टरपंथी माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। बांग्लादेश में फिलहाल मोहम्मद यूनुस की सरकार है, इलेक्शन होने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की तैयारियां चल रही है, जिसमें बांग्लादेश की पाकिस्तान प्रो गवर्नमेंट भारत को अपना दुश्मन प्रोजेक्ट करने वाली है। ऐसे में भारत क्या करता है, कैसे इस सिचुएशन को वो अपने फेवर में टर्न करता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। खैर दोस्तों, आने वाले वक्त में बांग्लादेश की पॉलिटिक्स क्या मोड़ लेती है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन खून से सनी बांग्लादेश की राजनीति की कहानियां हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। लेकिन इसके लिए आपको हमें कमेंट करके बताना होगा। साथ ही ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और बांग्लादेश की करंट हालातों पर आपकी क्या राय है। दोस्तों, हम मिलेंगे आपको किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।